हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। आज हमारी इतिहास की क्लास है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सिक्के क्या होते हैं, अभिलेख क्या होते हैं, सबसे पुराना अभिलेख कहाँ मिला है, कौन कौन सी भाषा में अभिलेख लिखे जाते हैं, अशोक के अभिलेख कौन कौन सी भाषा में थे, हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख की लिपि कौन सी थी, लिपियाँ के बारे में हमने जाना कि कौन सी खरोष्टी लिपि किस लिपि में किस तरीके से लिखी जाती है, ब्राह्मी लिपि किस तरीके से लिखी जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर रखा था। तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें अभिलेख के बारे में जानना है कि कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंध रखता है। क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा है कि जैसे अगर पूछ दे कि हाथी गुम्फा का अभिलेख किसके संबंध में है, तो आपको ये बताना पड़ता है कि कलिंग नरेश खारवेल के संबंध में हाथी गुम्फा का अभिलेख है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर कि कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंध रखता है, किसके बारे में है, कहाँ पे मिला है। ठीक है, तो चलिए पहले अभिलेख की तरफ चलते हैं जो हमारा उदयगिरी, हमारा हाथी गुम्फा का अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख, पहला अभिलेख। ये किससे संबंध रखता है? कलिंग के राजा कलिंग नरेश खारवेल। ठीक है, कलिंग के राजा खारवेल से संबंध रखता है। उनकी विजय के बारे में हमें बताता है। तो किस यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल। अब क्योंकि ये नाम इतने इतिहास भूगोल या फिर हमारे हिंदी या इंग्लिश के नाम जो हमारे इतने जटिल होते हैं कि उनको याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाद में ये चीज़ें भूल जाती हैं। यहाँ पे हम हेडिंग बनाते हैं कि अभिलेख एक साइड हो गया और दूसरा साइड हो जाता है शासक। ठीक है, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो अगर बात की जाए हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया गया है, उनके राज्य क्षेत्र की सीमाओं के बारे में बताया गया है, उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, ये सारी की सारी चीज़ें उस पर लिखी गई हैं। अब ये वर्ड थोड़ा सा अजीब हो रहा है, मतलब थोड़ा सा याद रखने में, हाथी गुम्फा कलिंग नरेश खारवाल, तो हमें थोड़ा सा याद करने में दिक्कतें आ रही है। और वनडे एग्जाम में हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट होता है। तो इसको याद कैसे बनाया करा किया जाए, पेयर कैसे बनाया जाए, सबसे बड़ा टॉपिक कि पेयर कैसे बनाया जाए। तो इसको याद रखने का एक जो तरीका होता है, जैसे ट्रिक्स होती हैं। ट्रिक्स क्या होती हैं? जैसे हमने लिखा हाथी की खाल, हाथी की खाल, खाल मीन्स हो गया चमड़ी, ऐसे। अब ये हाथी वर्ड अगर हमें दिखा कहीं भी, कोई भी अभिलेख से संबंधित है, तो हाथी गुम्फा। खाल की बात करें तो खारवेल। तो दोनों ही चीजें कॉमन मिल जाती हैं हाथी की खाल से। हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग नरेश खारवाल का जिक्र किया गया। अगर आपको इतनी बात याद रहती है तो ये तो नहीं कहा जा सकता है कि आप यूपीएससी क्लियर कर पाएंगे, पीसीएस का एग्जाम निकाल पाएंगे सिर्फ इस एक लाइन के बदौलत, ये नहीं कहा जा सकता। इसके लिए आपको डीप एनालिसिस होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, याद होनी चाहिए पूरी बातें कि कलिंग नरेश खारवाल का क्षेत्र के बारे में इसमें बताया गया है, उनके युद्ध के बारे में बताया गया, उनकी स्थिति के बारे में बताया गया। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस उन्हें खारवेल वर्ड याद है कि हाथी की खाल तो हम कर देंगे। लेकिन हाँ, अगर वो एसएससी का एग्जाम हो गया या फिर जो हमारे वनडे एग्जाम्स होते हैं जिसमें रिटन नहीं होता, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें अगर हमें इतनी चीज याद है हाथी की खाल, तो हमें मिला कि हाथी गुम्फा, तो हमें पता चल गया कि हाथी गुम्फा, तो कहीं ना कहीं उसके आंसर में खारवेल होगा, खारवेल। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिक्स हो जाता है इनको याद करने का। तो आप ट्रिक्स पे फोकस करिएगा, लेकिन ये रिवीजन के लिए होता है ताकि हमें भूले ना। ट्रिक्स से हम कभी एग्जाम या नॉलेज नहीं गेन कर सकते, एक बात को याद रखिएगा। बहुत से लोग सिर्फ ट्रिक्स रट जाते हैं, ये ट्रिक्स हो गया। ट्रिक्स हज़ारों हैं और आपको इस क्लास में जो हम पढ़ा रहे हैं, आपको प्रतिदिन हर सब्जेक्ट में एक एक ट्रिक्स आपको मिलेंगी। ठीक है, एक एक ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी, नए नए ट्रिक्स आपको बताए जाएंगे। लेकिन ये भ्रम में मत रहिएगा कि आप ट्रिक्स के बदौलत तो नॉलेज गेन कर पाएंगे या फिर सारे एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे। ट्रिक्स सिर्फ इस चीज़ के लिए होते हैं कि वो हमें रिमेंबर करा देते हैं कि नहीं हमें क्या पढ़ना है, क्या हमारी चीज़ें हैं, वो ट्रिक्स सिर्फ रिमेंबर करा देते हैं। तो आप ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़िए। तो ट्रिक्स के डिपेंडेंट होकर के एग्जाम क्लियर करने के लिए, बस रिमेंबर रखने के लिए, याद रखने के लिए कि भूल रहे हैं तो स्मरण हो जाए, इसके लिए आप ट्रिक्स पे फोकस करिएगा। ऐसा नहीं है कि ट्रिक्स को पढ़ करके कभी भी बड़े एग्जाम्स को क्वालिफाइड किया जा सकता है। अगर एक बात और अगर इसके बारे में बता दें तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वो उदयगिरी में प्राप्त हुआ है। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ मिला है? उदयगिरी में मिला है। किससे संबंध रखता है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंध रखता है। क्या उसमें लिखा गया है
कलिंग नरेश की विजय के बारे में, उनके जन्म से लेकर के उन्होंने कौन कौन से कर्म की, उनकी सीमाएं कितनी थी, सारी की सारी चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो अगर इसके ट्रिक्स की बात की जाए तो थोड़ा सा हमें जगह मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे देते हैं हाथी की खाल, हाथी से हाथी गुम्फा और खाल से खारवेल, हाथी की खाल। तो आप अगर देखते हैं कि हाथी गुम्फा आपको मिलता है तो आप कलिंग नरेश खारवेल पे ट्रिक कर सकते हैं। और जो हमारा दूसरा होता है अभिलेख है वो जूनागढ़ अभिलेख है। दूसरा अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंध रखता है? जूनागढ़ अभिलेख ये किस शासक से संबंध रखता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो आपको कहना पड़ेगा रुद्रदामन। शक, ये जो शक शासक हुए, एक वंश है शक वंश, उसके जो शासक हुए उनमें एक राजा थे जिनका नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन, इनके विजय के बारे में, इनके भ्रमण के बारे में सारी की सारी चीजें इस जूनागढ़ अभिलेख में लिखी गई हैं। तो जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। इसमें साथ ही साथ रुद्रदामन के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य का भी जिक्र किया गया है, अशोक का भी जिक्र किया गया है। याद रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख में जो मुख्य कास्ट था, जो मेन कास्ट था वो रुद्रदामन का था, लेकिन इसके अलावा साथ ही साथ अशोक का और चंद्रगुप्त का भी इसमें लिखा गया है। अब अगर इसको याद रखने की ट्रिक की बात की जाए तो कहा जा सकती है कि जून का दामन, जून का दामन, दामन मतलब होता है आंचल। अभी यहाँ पे जून से जूनागढ़ बना और दामन से रुद्रदामन। तो आप ट्रिक से क्या करेंगे? चार ऑप्शन आपको मिल गए। अशोक, अशोक के बाद यहां पे मिल गया समुद्रगुप्त, पृथ्वीराज, और चौथा आपको मिल गया यहां पे रुद्रदामन। और क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा कि जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? मान लीजिए आपको पूरा याद नहीं है, पूरा नाम आपको नहीं याद है, संबंधित है, संबंधित है। अब देखिएगा ये बता रहे हैं कि ट्रिक कैसे काम करती है। इस तरीके से आ गया और ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आपको पूरा नहीं याद है कि किस शासक से संबंधित है, सिर्फ आपको ये ट्रिक याद है जून का दामन। तो आपको ये वर्ड क्या मिला? क्लू, जून का जून मिल गया यहाँ पे। तो अब हमें क्या ढूंढना है? दामन किसके अंत में? इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, यहाँ पे क्या है? दामन मिल रहा है आपको। तो आप इसको ट्रिक करके चले आएंगे। इससे ज्यादा ट्रिक्स कभी काम नहीं कर सकती, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही ट्रिक्स का लाभ लिया जा सकता है, इसके अलावा कभी नहीं लिया जा सकता। तो जो हमारा दूसरा अभिलेख था वो जूनागढ़ अभिलेख था। किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। ये शक के शासक थे जो शक वंश के थे, और इसके अलावा रुद्रदामन के अलावा इसमें चंद्रगुप्त और अशोक के बारे में भी लिखा गया है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट अभिलेख की तरफ, जो है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख। अब ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? कई बार ये आया है, ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय। यहां पे आपका आंसर क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय। ये भी एक शासक था। यहाँ पे लिखा गया अभिलेख और शासक। तो ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और जब ऐहोल की बात की जाएगी इसके ट्रिक की, तो यहाँ पे ट्रिक है इसकी होल का पुल। होल का मतलब क्या होता है? छेद होता है, और पुल जानते हैं आप लोग, ब्रिज जो कहलाता है। अभी आपको अगर कहीं होल मिल गया, यानी कि ए होल में होल कॉमन मिल रहा है और पुल का पुलकेशिन कॉमन मिल रहा है, तो ये एक वर्ड हो गया जो तो दो कॉमन वर्ड्स को मिला लेते हैं और छोटा बन जाता है, तो याद रखने में आसानी होती है, जिससे हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ट्रिक हो जाता है होल का पुल। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट अभिलेख की तरफ, जो है नासिक। नासिक, नासिक अभिलेख है। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? नासिक अभिलेख गौतमी से संबंधित है। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमी से संबंधित है। अब गौतमी का पूरा नाम गौतमी बलश्री। ये भी एक शासक रहे जिनके संबंध में जो अभिलेख लिखा गया है वो कौन सा है? नासिक अभिलेख। एक बात और याद रखिएगा, कुछ अभिलेख ऐसे होते हैं जो अपने आप बता देते हैं कि वो कहाँ पे मिले हैं। नासिक अभिलेख है, वो नासिक वर्ड मिल रहा है तो ये नासिक में ही होगा, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से आप इनके कुछ अभिलेख के जगह को भी याद रख सकते हैं। अगर इसकी बात की जाएगी गौतमी अभिलेख की, गौतमी बलश्री वाले अभिलेख की, नासिक अभिलेख, तो इसका ट्रिक क्या होगा?
नाक में गोता, थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन याद रखने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नाक में गोता, क्योंकि गोता लगाते हैं तो नाक को बंद कर लेते हैं, तो दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अब नासिक का ना और गोता का गोतमी, यहाँ पे मिल रहा है नासिक का ना और गोता का गोतमी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। भले ये नहीं कहते कि आप ट्रिक को ही याद करिए, लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम आते हैं तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, प्रयाग अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति कह लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा अभिलेख है वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ये किससे संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। अब अगर इसके ट्रिक की बात की जाए प्रयाग प्रशस्ति की, तो प्रयाग में समुद्र, इसका ट्रिक है प्रयाग में समुद्र। प्रयाग यहाँ पे नाम मिल जाएगा प्रयाग प्रशस्ति, और समुद्र आपका समुद्रगुप्त के नाम को बता देता है। तो इस तरीके से हमारे अभी तक 5 अभिलेख कंप्लीट हुए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट अभिलेख की तरफ, जिसका है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? इसको भी जाना जाए, इसको भी देखा जाए कि मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है। तो यशोवर्मन राजा से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन राजा से संबंधित है। तो अगर इसकी ट्रिक की बात की जाएगी तो यही है, मंदसौर का यश, यश का मतलब होता है फेम, मंदसौर का यश। तो हमारा जो नेक्स्ट 6वां अभिलेख था मंदसौर अभिलेख, वो किस शासक से संबंधित था? यशोवर्मन से संबंधित था मंदसौर का अभिलेख, जिसका नाम है। अब अगर हम अपने नेक्स्ट अभिलेख की तरफ चढ़ते हैं तो वो है हमारा ग्वाले का भोज। ट्रिक है ग्वाले का भोज, यानी कि ग्वालियर का अभिलेख जो है हमारा, ग्वालियर का अभिलेख वो किससे संबंधित है? भोजराज से। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख। बार बार आपको साइड दे रहे हैं ताकि आप ट्रिक इसको स्क्रीनशॉट लेते रहें, ताकि आपको दिक्कतें ना आए, और याद रखिएगा ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? भोजराज से। शासक कौन है? भोजराज। और इसकी ट्रिक है ग्वाले का भोज। ग्वाला जानते हैं आप लोग क्या होता है? ग्वाले का मतलब होता है जो गाय भैंस चराने वाले चरवाहे होते हैं, उन्हें ग्वाला कहा जाता है। तो इसकी ट्रिक होगी ग्वाले का भोज। अब बात की जाती है हमारे नेक्स्ट अभिलेख की है, जो कौन सी है? अगर बात की जाए भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख, ये किससे संबंध रखता है? तो इसके शासक का नाम है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। अब ठीक है, भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त, याद कैसे हो? ट्रिक क्या होगी? चलिए समझते हैं इसकी ट्रिक क्या होगी। भीतर इसके, भीतर इसके, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रिक। भीतर इसके मतलब भीतरी, और इसके का मतलब स्कंद, इसके स्कंद। ठीक है, इसके से बना है स्कंद। और वैसे ही आता है देवपाड़ा अभिलेख। नेक्स्ट अभिलेख है उसका नाम है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? अब देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका आंसर है बंगाल के शासक विजय सेन से, विजय सेन से। अभी विजय सेन कहाँ के शासक थे? बंगाल के। ठीक है, देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? विजय सेन से संबंधित है। और विजय सेन की अगर ट्रिक की बात की जाएगी तो यहाँ पे ट्रिक है देवों की विजय। देवताओं की हमेशा विजय होती है, चाहे छल से हो चाहे कपट से हो। जब भी असुर और सुर की लड़ाई हुई तो देवताएं ही जीते हैं, यानी देवताओं की विजय होती है। तो यहाँ पे देवों की विजय एक ट्रिक बन जाती है, देवपाड़ा और विजय से विजय सेन। तो ये आपकी एक नई अभिलेख हुआ, देवपाड़ा, देवों की विजय। तो ये कुछ प्रमुख अभिलेख थे। इसके अलावा 2 और अभिलेख मिलते हैं आपको। एक मेहरौली में अभिलेख मिला है हमें, मेहरौली अभिलेख। ये किससे संबंध रखता है? मेहरौली का अभिलेख संबंध रखता है चंद्रगुप्त द्वितीय से, चंद्रगुप्त से संबंध रखता है। और तो मेहरौली अभिलेख किससे संबंध है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंध रखता है मेहरौली का अभिलेख। और इसकी अगर ट्रिक की बात कर ली जाए तो समझिएगा रोली का चंद्रमा, रोली का चंद्रमा।
रोली क्या है यहाँ पे, मेहरोली का रोली मिल गया और चंद्रगुप्त का चंद्र मिल गया। तो रोली का चंद्रमा, इसको याद करने की ट्रिक हो जाती है। और जो हमारा एक लास्ट अभिलेख मिला है बिहार का अभिलेख, बिहार अभिलेख, इसको अलग लिखने की हमें हालांकि जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी समझ लीजिए बिहार का अभिलेख। ये भी संबंध किससे रखता है, जो आपका भीतरी है वही आपका बिहार का अभिलेख उसी के स्कंद से ही संबंध रखता है। तो यहीं पे लिख देते हैं, ये भी स्कंदगुप्त से ही संबंध रखता है, स्कंदगुप्त से संबंध रखता है बिहार अभिलेख। अब इसको याद करने की ट्रिक जो है, भीतरी इसके जो ट्रिक बनी थी, अगर इसके बात कर लिया, यहीं पे ट्रिक हम कर देते हैं, भीतर इसके बिहार, भीतर इसके बिहार। अब समझिएगा, भीतरी अभिलेख है तो भी स्कंदगुप्त से है, और बिहार है तो भी स्कंदगुप्त से है, यानी कि भीतर इसके बिहार। स्कंदगुप्त के संबंध में दो अभिलेख मिले हैं, एक कहाँ मिला है, भीतरी अभिलेख है, और दूसरा है जूनागढ़ में ही मिला है भीतरी अभिलेख। तो भीतरी है, दूसरा कौन सा है, बिहार में मिला है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख थे। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आज आपको 11 अभिलेख बताया गया जो किस शासक से संबंध रखते हैं, ये चीज बताई गई और उनको याद रखने की ट्रिक बताई गई। अगर इसमें से कोई भी चीज ना समझ में आई हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लिया जाए। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश से इसकी ट्रिक है हाथी का खाल, जहां हाथी अभिलेख में का कॉमन है और खाल उसके नाम का कॉमन है। जूनागढ़ का जून का दामन, जून, और रुद्र दामन का दामन। एहोल का होल और पुल का पुलकेशिन, एहोल का पुल। नासिक का ना और गोता का गौतमी। प्रयाग में समुद्र प्रयाग है और राजा का नाम समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख किसका है, यशोवर्मन, तो मंदसौर का यश, मंदसौर का यश। ग्वालियर का ऐसे ही ग्वाले का भोज, तो यहाँ पे ग्वाली से ग्वाला बना और भोजराज से भोज बना। वैसे ही भीतरी अभिलेख है, तो भीतरी की भीतर इसके का मतलब भीतर इसके का स्कंदगुप्त। देवपाड़ा देवों की विजय, देव की विजय, यहाँ पे देव बना और विजय की विजय सेन बन गया। मेहरौली का चंद्रमा चंद्रगुप्त, रोली और चंद्रमा चंद्रगुप्त। रोली का चंद्रमा, रोली से मेहरौली और चंद्रमा से चंद्रगुप्त। तो मेहरौली अभिलेख किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। बिहार अभिलेख किससे संबंधित है, स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो ये अभिलेख थे। अगर इसमें से अगर आपको कोई चीज ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमें बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट आप मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। धन्यवाद।